नमस्कार। क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या महाराष्ट्र में भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे पाएगी? एकनाथ शिंदे का क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं, हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा क्या? देखिए प्रज्ञा जी, ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि आर्टिकल 356 किसी भी राज्य में तब लगाया जाता है जब वहाँ पर संवैधानिक संकट होता है, या तो कोई दल या पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है या सिद्ध करने की स्थिति में नहीं होती है। महाराष्ट्र को अगर आप देखेंगी तो भारतीय जनता पार्टी, शिंदे और अजीत पवार, ये तीन पार्टियां मिलकर बहुमत की स्थिति में पहुंच रही हैं, लेकिन बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में नहीं पहुंच रही हैं। कोई भी पार्टी अभी तक राज्यपाल के पास नहीं पहुंची है, किसी भी पार्टी को अभी तक राज्यपाल ने बुलाया नहीं है, और राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि वो केंद्र में इस बात की रिपोर्ट करे, राष्ट्रपति को ये बात बताए कि यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, ऐसा संवैधानिक संकट है जिस संकट के चलते यहाँ पर कोई भी पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति महोदय, इस राज्य में राष्ट्रपति शासन इम्पोज करने की अनुमति दीजिए और राज्य का सारी कार्यदायी संस्थाएं राज्यपाल को रिपोर्ट करने के लिए आदेश दीजिए कि अब से राज्य का सर्वेसर्वा राज्यपाल होगा। तो ये हुआ राष्ट्रपति शासन का मसला। मैं रोक रही हूँ आपको। चंद्रकांत जी, एक चीज, मेरा एक सीधा सवाल ये है, मैंने एक सवाल आपसे पूछा और मेरा दूसरा सीधा सवाल ये है कि अगर यही परिस्थितियां, जो राष्ट्रपति शासन की बात भरत जी ने अभी बिल्कुल विस्तार से बताई है, अगर ये परिस्थितियां इंडिया गठबंधन के साथ होती तब क्या होता? क्या राज्यपाल ने बुलाया होता? देखिए, पहली बात, अगर इंडिया गठबंधन के साथ ऐसी स्थिति होती तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन अब तक इस स्थिति को साफ करके राज्यपाल के पास दावा पेश करने के लिए पहुंच चुका होता। भाजपा नहीं जा पा रही है, उसके पीछे तमाम कारण है, आप भी देख रही हैं जिस तरीके से सिर फटौल मचा पड़ा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस है और बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तो दोनों की स्थितियाँ दूसरी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ चाहे कांग्रेस की बात करूँ। तो इंडिया गठबंधन के पास अगर ऐसी स्थिति होती तो राज्यपाल क्या करते? ये बात तब है जब इंडिया गठबंधन का कोई नेता दावा पेश करने के लिए ना जाता। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के पास ये बहुमत होता तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी अपेक्षा वो ज्यादा जल्दी ये तय कर लेते कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है या मुख्यमंत्री उनका कौन होगा। भरत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि यही बात, जो राष्ट्रपति शासन वाली बात है, इंडिया गठबंधन वाली बात चंद्रकांत कह रहे हैं, यही बात शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से कही जा रही है कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसा होता, अगर इंडिया गठबंधन ना भी होता, कोई दूसरा राज्य होता और उस राज्य में विपक्ष इस कंडीशन में होता कि वो अनिर्णय की स्थिति में होता, जैसे भारतीय जनता पार्टी अनिर्णय की स्थिति में आज है महाराष्ट्र में, तो अब तक राज्यपाल कई बार की पिंच कर चुके होते, ये पूछ चुके होते कि भाई कब आओगे सरकार बनाने, वक्त दे चुके होते कि 48 घंटे में आपको बहुमत साबित करना है, 48 घंटे में आपको फ्लोर टेस्ट के लिए आना है, ये करना है। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल शांत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास गठबंधन को मिलाकर बहुमत तो है, लेकिन सवाल राज्यपाल की मंशा पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं कि राज्यपाल क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई आप जो है सरकार बनाने के लिए आई, इतना वक्त क्यों? महाराष्ट्र की जनता को मुख्यमंत्री विहीन क्यों रखा जा रहा है 10-10 दिन तक? जब महाराष्ट्र की जनता ने वोट दिया, एक गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया, फिर भी उसे सरकार फिर भी नहीं मिल रही है, फिर भी उसे मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है, और सिर्फ बंदरबाट के लिए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के बंटवारे के लिए, सिर्फ और सिर्फ पदों की भूख के लिए, सिर्फ और सिर्फ मलाईदार विभागों के बंटवारे के लिए लोगों को उनका मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र के भीतर एक चीज़ और है प्रज्ञा जी, जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। महाराष्ट्र में एन केन प्रकारेण आप देखेंगी शिंदे को शहीद किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं का ये दावा है कि वो अभी तय करेंगे मीटिंग में कि सपोर्ट करना है, सरकार में साथ में रहना है कि नहीं रहना है, कि विपक्ष में रहना है, कि बाहर से सपोर्ट करना है। देखिए प्रज्ञा जी, ये वही बात हो गई कि महाराष्ट्र के भीतर शिंदे के सामने बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि वो विपक्ष में बैठे, दूसरा विकल्प है कि वो सत्ता में आए। अब दूसरे विकल्प में और आगे बढ़ेंगे कि हम सत्ता में आए, तो दूसरा विकल्प अब शिंदे के सामने ये होता है कि सत्ता में आते हैं तो अपनी बेइज्जती करवाकर, अपना अपमान करवाकर महाराष्ट्र के उन मराठा मानुष
लोगों का अपमान कराकर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सत्ता में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि जो इतिहास में अभी तक ऐसा उदाहरण मैंने नहीं देखा है अपनी 17-18 साल की पत्रकारिता में कि कोई सिटिंग सीएम है, वो उसको बहुमत मिलता है, वो जीत जाता है, नेक्स्ट सरकार उसकी कंटिन्यू होती है, वो सिटिंग सीएम है और सिटिंग सीएम ये शपथ लेता है कि मैं अब कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करूंगा। ऐसा उदाहरण मैंने कहीं नहीं देखा, किसी भी राज्य में नहीं देखा। शिंदे के साथ ये होगा, ये माना जा रहा है, लगभग तय हो रहा है, क्योंकि शिंदे, मैंने फिर बताया कि दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि या सत्ता में आए, सरकार में आए, पावर में आए, या देवेंद्र फडणवीस भी हुए थे, या विपक्ष में बैठे, मैं वो उसका भी जवाब दूंगा मैं, या विपक्ष में बैठे। अब शिंदे को यहाँ पर विष का घूंट पीना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, क्योंकि डीमोटिवेट या डिमोशन, ये दोनों चीज़ें शिंदे के साथ एक साथ आएंगी। डीमोटिवेट कौन होगा? उनकी पार्टी के लोग, उनमें विश्वास करने वाला वोटर, और डिप्रेशन में जाएंगे शिंदे के लोग, और डिमोशन होगा खुद स्वयं शिंदे का, एक मुख्यमंत्री का। तो अब आप ये देखिए कि क्या शिंदे इस अपमान के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लंबे समय तक सरकार में रह सकते हैं, और वो भी तब जब गृह विभाग के बारे में अभी लड़ाई चल रही है, आपस में युद्ध छिड़ा हुआ है। और आपने दूसरा सवाल जो पूछा कि क्योंकि ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ था, देवेंद्र फडणवीस के साथ सेम कंडीशन नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस की सरकार पहले थी, वो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार गिर गई, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, इंडिया गठबंधन की सरकार वहां पर बनी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन दल के लोगों को तोड़कर फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो सरकार बनाई थी, वो सरकार एहसानों वाली सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शिंदे का एहसान था, एनसीपी का, अजीत पवार की एनसीपी का एहसान था, ना कि भारतीय जनता पार्टी का एहसान इन दलों के ऊपर था। लेकिन इस बार परिस्थितियां विपरीत हैं। पिछली बार एन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को वहां से महागठबंधन को, या जो अभी इंडिया जिसका नाम है, उसको नष्ट करना था। इस वजह से डिमोशन भी स्वीकार किया भारतीय जनता पार्टी ने, फडणवीस ने डिमोशन भी स्वीकार किया। फडणवीस ने जो बात कही थी कि मैं आऊंगा, मैं समंदर को लौट कर आऊंगा, क्या अब आपको लगता है कि अगर वो डिमोशन तब था, तो अब क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे 11 दिन के भगमच्छर के बाद? अब क्या लग रहा है? देखिए, एक बात मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के भीतर या तो विनोद तावड़े हैं जो थाली में इन दोनों पार्टियों वाले बैंगन को संभाल सकते हैं। 3 चीज़ें हैं महाराष्ट्र के भीतर। एक है महाराष्ट्र के भीतर वहाँ का नौकरशाही, दूसरा है अजीत पवार की पार्टी, तीसरा है अगर सरकार बनाते हैं साथ में आकर तो शिंदे। इन तीनों चीज़ों को संभालने के लिए एक मजबूत मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। चलिए चंद्रकांत जी, क्योंकि समय कम है, इसे जल्दी हम समाप्त भी करना है। चंद्रकांत जी, एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के बिना सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। जिस तरीके से अजीत पवार लगातार दिल्ली में बैठकों में शामिल हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, वो ये साफ कह रही हैं, क्योंकि एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है भाजपा शिंदे की, ना उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना रही है। अब तो श्रीकांत शिंदे ने भी साफ कह दिया कि हम तो रेस में ही नहीं है। दूसरी तरफ अब एकनाथ शिंदे का होगा क्या, आपको क्या लगता है? देखिए, एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक हैं दीपक केसरकर। उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अब भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि शिंदे का सम्मान कैसे कायम रहेगा। इस एक लाइन में बहुत बड़ी बात है। आप सोच कर देखिए कि अगर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव ना होता या उनके साथ ये चुनाव ना होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये बहुमत हासिल कर सकती थी? जो 132 सीटें बीजेपी ले आई, वो इसलिए क्योंकि शिंदे के जैसा मराठी नेता उनके गठबंधन में था। इस बात को तो हर किसी को मानना पड़ेगा कि शिंदे ने महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स में अपनी पैठ बनाई। और आज अगर शिंदे को, जैसा कि भरत जी ने कहा, कि अपमान के घूंट पी करके जाना पड़ेगा, कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी पड़ेगी, तो मैं एक बात आपसे और कह सकता हूँ। हालांकि जिस तरीके से अभी आपने बताया भी और खबरें चल रही कि शिंदे एक बार फिर से बीमार हो चुके हैं, तो बड़ा डाउटफुल है कि शिंदे शपथ ग्रहण में जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो सरकार का जो शपथ ग्रहण है, इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री की शपथ होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण होनी है, और अभी लगभग 30-35 घंटों पहले ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है।
तो निमंत्रण जो बट रहे होंगे, जो लोगों को न्योता दिया जा रहा हो, क्योंकि तैयारी बहुत बड़ी है, तो उसमें क्या लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री कौन है, किसी को नहीं पता। और भरत जी ने जो नाम लिया विनोद तावड़े का, मैं उसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि देवेंद्र के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की ट्यूनिंग कतई अच्छी नहीं है। ये ट्यूनिंग पिछली सरकार में इसलिए ठीक थी क्योंकि एकनाथ लेकिन अब मुख्यमंत्री जब शर्तें नहीं मान रहे हैं चंद्रकांत जी, अब जब इस तरीके से शिंदे को अपमान का घूंट पीना पड़ ही रहा है, तो उसमें ट्यूनिंग व्यूनिंग कहाँ काम आ रही है? ट्यूनिंग, मैं कह रहा हूँ ना, ट्यूनिंग देवेंद्र जब तक उप मुख्यमंत्री थे तब तक सब ठीक था। जिस दिन सीएम बनेंगे, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ और आपसे ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये अगर देवेंद्र सीएम बने और एकनाथ ने डिप्टी सीएम बन गए, डिप्टी सीएम इस सरकार में बने, तो ये सरकार 2 से 3 महीने भी एक स्थिर तरीके से चल सके, इस पर भी बड़ा डाउट है। ओके, चलिए, हम इस वक्त पर महाराष्ट्र के तमाम उठापटक जो राजनीतिक हलचल मची हुई है उस पर बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे। फिलहाल 5 तारीख को ये तो तय है कि शपथ ग्रहण होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।